नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम आपको सबसे पहले लिए चलेंगे गुलमर्ग, जहां पर एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर्स का दौरा लगातार जारी है और साथ ही आपको दिखाते चलें कि किस तरह से उद्घाटन भी वहां पर किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर ये सब मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक एक जगह का दौरा किया जा रहा है, लोगों को सौगातें बांटी जा रही हैं। लेकिन आज आदिल डार क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। आज 2B1 में डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के एक सर्विस सेंटर में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। राज्य में 5 लोकेशन पर 5 डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर शुरू करके अगले दिनों में हमारे यहाँ के बच्चे या तो बुजुर्ग या तो कोई भी जो एडिक्शन के शिकार बने हो उसको मुक्त करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ये सेंटर आज से कार्यरत हुआ है। ये आज देश के युवाओं के सामने बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर हो और एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से सभी जगह पे एडिक्शन के भोग बने हुए लोगों का इलाज किया जाए। और इस दृष्टि से यहाँ भी 5 सेंटर ओपन किए गए हैं और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन के मेरे कार्यक्रम में हमने शाहपुर में एक स्क्रीनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया। मैंने बारामूला मेडिकल कॉलेज की भी मुलाकात की। बारामूला मेडिकल कॉलेज में हो रहा निर्माण कार्य मैंने देखा। अगले दिनों में जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनेगा। यहाँ चल रहे जनऔषधि केंद्र की भी मैंने मुलाकात की, जो जनता को सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन देता है। कुल मिला के भारत सरकार का प्रयास है जम्मू कश्मीर सहित देश में सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ हेल्थ ट्रीटमेंट मिले और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए सेहत ने आज रीजनल इंस्टीट्यूट 2B1 टंगमरग का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वर्चुअल मोड के जरिए 5 अजला के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का भी इफ्तिताह किया। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, 2B1 टंगमरग। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में दिखा देते हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार दौरे यहां पर कर रही हैं। कल शाम को ही वो यहां जम्मू के अंदर पहुंचती हैं और उसके बाद बजरंग दल की तरफ से किस तरह से रोष प्रदर्शन किया गया वो देखिए सबसे पहले, और उसके बाद अब आपको दिखाएंगे कि आज जब महबूबा मुफ्ती यहां पर संबोधित कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, किस तरह से उन्होंने बात कही वो दिखा देते हैं। कई लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, तो लगातार ऐसे बयानबाजी करने वाली नेता को लगातार यहाँ पर भेजा जाता है, जिससे यहाँ के लोग उग्र होते हैं। हम लगातार केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि ऐसे नेता की जगह जो है वो तिहाड़ जेल में है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे महबूबा मुफ्ती के जम्मू पहुंचने पर, जो है जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें तो आज एक प्रदर्शन किया गया और आपने देखा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले भी सख्त चेतावनी दी गई थी राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा, जो साफ तौर पर कह दिया गया था कि अगर महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचती है तो एक बड़ा आंदोलन देखा जाएगा, बड़ा विरोध देखा जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती का जो है पुतला जलाया गया है जम्मू पहुंचने पर। हालांकि आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती इस समय जो है जम्मू पहुंच चुकी है। पुंछ दौरे के बाद, राजौरी दौरे के बाद जो है आज महबूबा मुफ्ती जो है कुछ देर पहले जो है वो जम्मू पहुंची है। और किस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया है, ये तस्वीरें जो है हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और आज एक बड़ा विरोध जो है जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है वो देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और
ये देखने वाला समय होगा कि कल का दौरा किस तरह से रहेगा और कल महबूबा मुफ्ती जो है तमाम अपने वर्कर्स को किस तरह से संबोधित करेगी। और जम्मू में जिस तरह से साफ तौर पर कह दिया गया था कि आने वाले समय में अगर महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचती है तो एक बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने खुद फैसला किया है, मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 इंशाल्लाह वापस नहीं आता है। मेरी पार्टी लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि बजरंग दल की तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रकट यहाँ पर किया गया, पुतला दहन भी किया गया और नारेबाजी भी की गई। और उसके साथ ही आज की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने सीधे तरीके से यहाँ केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जो पीडीपी है वो चुनाव में हिस्सा लेगी और डटकर हिस्सा लेना चाहेगी। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है दोहरा चरित्र अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से भी दिखा देते हैं कि आज किस तरह से सिख समुदाय के लोगों की तरफ से भी आज धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ मांगे अपनी उन्होंने सामने रखी हैं जिसे पूरा करने के लिए एलजी ने आश्वासन दिया है। कौन कौन सी वो मांगे रही, अमजद हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज कम से कम 1.5 घंटे का टाइम दिया और पूरे हमारी जो यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम है, जिसमें पूरे कश्मीर के हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रेसिडेंट, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा जो हैं जहाँ पे हमारी इलेक्शन से जो हैं वो मैंडेट आते हैं, 65 मैंडेट होते हैं वो, फिर वो इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बनाते हैं। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट इनमें थे और हमारे जितने भी डीडीसी, जिस तरह हमारे त्राल से, जिस तरह हमारे रफियाबाद से जो हमारे डीडीसी जीते हुए हैं, और हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, आज हम सारे यूनाइट होके हमारी जो मंगें थी, जो हमारी कुछ मंगें पिछले 70 साल से पेंडिंग थी, जिनके लिए हम काफ़ी बार गवर्नमेंट को हमने बोला है कि जो कश्मीर का सिख है इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आज इसको सीरियस लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने मंगे रखी हैं, जिस तरह मिनोरिटी कमीशन जो है वो पूरे कंट्री में लागू है, यहाँ तक आज तक कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो सिख रह रहे हैं उनको मिनोरिटी कमीशन का स्टेटस नहीं मिला है, और एक वो हमने आज बात की कि हमें वो स्टेटस मिलना चाहिए। और कोई भी रिजर्वेशन, जिस तरह किसी अभी जिस तरह एक रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो हमने जो हमारे कश्मीर में, खासकर जो कश्मीर में सरदार लोग रहते हैं, उनके लिए हमने रिजर्वेशन की बात की है। और एक डिलिमिटेशन का जो अभी एक सिस्टम चल रहा है, हमने उसमें डिलिमिटेशन में रिजर्वेशन मांगी है। और हमारे 11 पॉइंट हैं, जिस तरह हमारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनको हमने अपग्रेडेशन की बात की है, की बात की है कि पूरी कम्युनिटी में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में एक किसी को एडवाइज़र बनाया जाए। और इससे पहले क्या हमारा एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर होता था, इस हुकूमत मतलब 2 साल से हमारा जो मेंबर है वो भी नहीं है, कि हमारा एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर होना चाहिए, उसको दोबारा से जो हमारा मेंबर होता था उसको दोबारा से लिया जाए। और पंजाबी लैंग्वेज को, जो इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज जो है हमारी जम्मू कश्मीर में, जो एक बड़ी दुख वाली बात है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई और सिख भाई, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे लोग हैं जो पंजाबी पढ़ते हैं, तो वो पंजाबी को भी इन्होंने यहाँ से लैंग्वेज से निकाला गया, क्योंकि जो हमारे लोग हैं जो अभी टीचिंग लाइन में हैं, हमारे स्कूलों में बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो लोग आगे जाके अपने गुरसिखी के साथ जुड़ेंगे नहीं। वो एक बड़ा समस्या का विषय हमारे लिए, तो हमने वो भी रिक्वेस्ट की है। तो ये काफ़ी हमारी जो 11 जो हमारी जो हैं डिमांडें हैं वो हमने गवर्नमेंट से मांगी हैं। और अब हमें एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके कुछ काम बड़े जल्दी कर देंगे। जिस तरह रिजर्वेशन की बात की, उन्होंने मिनोरिटी कमीशन की बात की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कश्मीर की जो हमारी सिख वसू हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी पूरी उम्मीद है कि हमारी कुछ जो है वो सुनवाई इस बार हो जाएगी। कश्मीर की सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि लगातार पिछले 70 सालों से कश्मीर की सिख माइनॉरिटी को इग्नोर किया जा रहा है और उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उनके जायज़ हक से उन्हें दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को और नॉन माइग्रेंट्स को पीएम पैकेज के तहत जॉब्स दी जा रही हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें भी ऐसे ही किसी पैकेज के अंदर लाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब्स प्रोवाइड होनी चाहिए और जो स्पेशल फोकस कश्मीर के नॉन माइग्रेटेड पंडितों को मिल रहा है, वही फोकस कश्मीर की सिख माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए है। लगातार पिछले कई समय से कश्मीर के अंदर सिख माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के भी लगातार बात कर रही थी और आज उन्होंने उपराज्यपाल के सामने अपने प्रपोजल में इस बात को भी रख दिया है कि उन्हें भी एक तरह का जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सिख कौम को मिल रहा है, वो जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए है। याद रहे, आज से पहले जब धारा 370 निलंबित जम्मू कश्मीर से कर दी गई थी, तो उस समय जितने भी केंद्र के अंदर लागू रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, ये बताया गया था। और इसके साथ साथ कई तरह की कम्युनिटीज से कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिख माइनॉरिटी एक्ट अभी भी नहीं लगा और माइनॉरिटी एक्ट की मांग सिख समुदाय लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई समय से कर रहा है और इस बार भी अपने इस प्रपोजल में उन्होंने इस माइनॉरिटी एक्ट को जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने की बात की है। वहीं उसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी सिख मेंबर्स का होना और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एडवाइजर लिस्ट में एक सिख मेंबर का होना जायज़ बताया गया है और ये मांग सामने रखी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरी तरह से आश्वासन उन्हें दिया है कि उनके इन मसलों पर गौर किया जाएगा और आने वाले समय में कुछ ऐसे नए मॉडिफिकेशन सिस्टम में लाए जाएंगे कि जिससे इन लोगों की इन मांगों को पूरा किया जा सके। आज से कई महीने पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का एक नया लिस्ट निकाला गया था, जिसमें पंजाबी को बाहर रखा गया था। कश्मीरी सिख माइनॉरिटी चाहती है कि दोबारा से ऑफिशियल लैंग्वेज की इस लिस्ट में पंजाबी को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो सिख समुदाय हैं, वो अपनी धार्मिक लैंग्वेज जो पंजाबी है उससे दूर न चले जाएं और वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर उसको जिंदा रखना चाहते हैं। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे। पुलवामा से आपको दिखा देते हैं कि मुजम्मिल किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हॉकी टर्फ बनाने की बात कही गई थी, जिससे काम को भी शुरू करते हुए देखा गया था, लेकिन कितना काम यहां पर हुआ है वो देखिए। हम अभी बिल्कुल पुलवामा मेन टाउन में हैं और जहाँ पे अभी हॉकी टर्फ बन रही है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल यूटी की पहली टर्फ है, कश्मीर की पहली टर्फ है। इससे पहले एक टर्फ बनी थी, वो जम्मू में बनी थी और अभी जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये पुलवामा की हॉकी टर्फ बन रही है, जो 5 की लागत से बन रही है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि बिल्कुल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अफसर नूरुल हसन, उनसे बात करेंगे हम और उनसे पूछेंगे कैसे उन्होंने मतलब ये इतना अच्छा इनिशिएटिव उनके डिपार्टमेंट ने लिया और कैसे यहाँ पे बच्चे जो बाहर से आएंगे उनके लिए रहने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या सुविधा होगी। और क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे पुलवामा से ही नहीं खेलने के लिए आएंगे, यहाँ पे बच्चे बाहर से भी खेलने के लिए आएंगे, क्योंकि ये नेशनल टर्फ बनने जा रहा है। बात करेंगे बिल्कुल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अफसर नूरुल हसन साहब से। नूरुल हसन साहब, जो ये टर्फ बन रहा है इस टाइम पे, अभी तो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट होने वाला है, और कब तक कंप्लीट होगा और कहाँ से बच्चे, ये इंटरनेशनल टर्फ बन रहा है या नेशनल टर्फ आप बना रहे हैं इसको? देखो, ये नेशनल टर्फ ही बन रहा है, रादर इंटरनेशनल उससे इससे बढ़ के और क्या होगा, मुझे नहीं लगता। यही तो चीज़ें हमें चाहिए उसमें भी। हाँ, आपने बोला कि ये कब तैयार हो रहा है, मुझे लगता है बस इसी महीने के आखिर तक ये कंप्लीट होने जा रहा है। अभी कुछ फाइनल स्टेज हैं, अगर इस महीने में मुझे लगता है 15 अक्टूबर तक इसकी इनॉग्रेशन हुई होगी, जो अभी तक लग रहा है मुझे। अब जहाँ तक सवाल है इससे क्या फ़ायदा है, बच्चे कहाँ कहाँ से खेल रहे हैं। मैं जैसे बोलता आ रहा हूँ कि ये एक ऐसा गेम था जो कभी हमारे मुल्क का प्राइड था और आज भी है। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आज पूरा बच्चे फिर इसमें मुल्क फिर उभर के आ रहा है हॉकी की गेम के हिसाब से। रिसेंटली अब हमारी फीमेल टीम भी आगे आ गई, ओलंपिक फाइनलिस्ट में शुमार हो रही है। तो अब चूँकि पुलवामा के बच्चे भी बहुत हॉकी खेले हैं, बट ऐसे उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अब अगर ये इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी बन रही है तो क्यों हम ये बोलेंगे कि बच्चा नहीं आएगा। हाँ, अगर ये है तो डेफिनेटली वी शुड बी वेरी मच पॉजिटिव। बच्चे अब आएंगे, खेलेंगे, क्योंकि ये चीज़ उनको मुहैया नहीं थी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे बच्चे तो पुलवामा वाले ही नहीं आएंगे खेलने के लिए, जो भी मैचेस होंगे अब तो, क्योंकि पहला टर्फ है कश्मीर में जो यहाँ पे बन रहा है, तो बच्चे बाहर से भी खेलने के लिए आएंगे। जो नेशनल लेवल पे आएंगे खेलने के लिए, उनको तो यहीं खेलने के लिए आना पड़ेगा, चाहे बारामूला से आए, जम्मू से आए, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट से आए। तो उनके लिए जो आपकी यहाँ पे तो टर्फ तो आपने बना दिया, लेकिन जो जैसे उनका लिए स्पोर्ट्स क्लब बनता है कि उनके रहने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उसके लिए क्या इक़दाम उठाए आपके डिपार्टमेंट? देखिए जनाब, पहले तो हमें ये चाहिए था, ये बन गया, और इसके देखा देखी तो हम ये कोशिश करेंगे कि
अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे आए जो ये टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें। पहले तो अपने बच्चों को इस पे खिलाएंगे, उसके साथ ही हम कोशिश करेंगे जो इस साल का हॉकी का इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल टूर्नामेंट इसमें हो, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए वो यहाँ खेले और उनको खेलते देख के हमारे बच्चों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा शौक बढ़ेगा। रहा सवाल उनके जो अलाइड आपको चीज़ें चाहिए, ये चीज़ बन गई तो नेचुरली वो चीज़ क्या नहीं बनेगी? क्या गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा होगा कैसे हमने ये बनाया तो यहाँ पे तो आगे दाएं बाएं जगह है उनके, डेफिनेटली क्वार्टर बनेगा, फैसिलिटी बनेगी। हम भी लगातार यहाँ पे है। मेरा जो इस स्कूल में फिजिकल एजुकेशन अमला है, मेरा लेक्चर है, मास्टर है, टीचर है, वो तो बिल्कुल इन्हीं के पास बैठे, वो देख रहे हैं कि एज पर एस्टिमेट काम हो रहा है। हमारा तो यही है कि हम एस्टिमेट को देखें, ये देखें काम वैसा ही चल रहा है। हाँ, बहरहाल इंजीनियर लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कैसे बनाना है। हाँ, अभी तक जो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी हमने इनसे बात की है, उसमें ये सबसे बड़ा इनका योगदान ये है कि बोलते हैं कि जो अभी ड्रग्स के लिए बच्चे, मतलब ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं बच्चे, उनको निकालने के लिए बहुत कोशिशें हो रही है। स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है और बाकी चीज़ों में, मतलब जैसे स्पोर्ट्स का उसमें सबसे बड़ा रोल है कि वो ये इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को कि ताकि वो स्पोर्ट्स में जुड़े और बाकी चीज़ों में किसी भी चीज़ में नहीं पड़े। वो मुजामिल, JK24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी ज़हूर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि 62 RR की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों को किस तरह से जागरूकता दी गई, देखिए। आज मेंटल शो हो रहा था डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम में, तो ये ऑर्गेनाइज किया होता 62 RR में। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि ये मैजिक शो था। सो बेसिकली करते क्योंकि ये एक पैंडेमिक के बाद ऐसा शो आया था जिसमें बच्चों ने मतलब घरों से बाहर निकले और ये शो मतलब अटेंड किया, तो दे हैड अ फन। बहुत मज़ा आया। मतलब जो मिस्टर देव थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज, मतलब यहाँ पे आए थे, जो मैजिशियन हैं, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसा था कि हमारे लिए बहुत फन था, बहुत टाइम के बाद जब से कोविड आया है। बट ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना थैंक था डिस्ट्रिक्ट बड़गाम ने, जिसने उनको हेल्प किया यहाँ पे शो ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड वी हैड अ फन अ लॉट। जहाँ आजकल कश्मीर में CRPF, फौज और BSF की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़द हो रहे हैं या टूर्नामेंट्स मुनक़द हो रहे हैं, वहीं आज ज़िला बड़गाम में 62 RR की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ यहाँ पर बड़गाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहाँ पर एशिया के मशहूर म्यूजिशियन और मेंटलिस्ट मिस्टर देव आए थे और उन्होंने बच्चों का दिल रिझाया और तरह तरह के प्रोग्राम, तरह तरह के मैजिक शो यहाँ पर किए। और उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवान और ख़ुसूसन बच्चों में ऐसा टैलेंट है, उनकी ज़हनी आजमाइश की उन्होंने और यही कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छा टैलेंट है बच्चों में। अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए तो वो बहुत से काम कर सकते हैं यहाँ सोसाइटी के लिए, पूरे मुल्क के लिए। JK24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और सांबा से भी ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, देख लीजिए। कोरोना वायरस के हवाले से जिला सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जिला सांबा कोविड फ्री हुआ था, यानी 24 घंटे पहले ही कोविड फ्री हुआ जिला सांबा, और 24 घंटे के भीतर दोबारा से 2 नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए जिला सांबा में। आपको बता दें कि सांबा जिला का जो बाड़ा इलाका है, जो कि विजयपुर तहसील के अंतर्गत आता है, यहीं से 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इस बाड़ा इलाके को जिला प्रशासन सांबा ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अब इस इलाके में पूरी तरह से पाबंदी लागू कर दी गई हैं और यहां पर 100% टेस्टिंग अब की जाएगी, यानी यहां इस इलाके में अब इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट भी बंद कर दी है। और उसी के साथ साथ यहां पर कुछ नोडल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी है, जो कि एसेंशियल सर्विस को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं बनाएंगे और लोगों को एसेंशियल सर्विस मुहैया भी करवाएंगे, क्योंकि यहां ना ही कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता है और ना ही यहां का कोई व्यक्ति अब बाहर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कोविड को लेकर हम तमाम ये बातें कर रहे थे कि जिला सांबा अब कोविड फ्री हो चुका है। लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले दिनों में कोई भी अब जिला सांबा में मामला ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे में ही यहां 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि एक मामला जो कि ट्रैवल हिस्ट्री का मामला है, और वो रेलवे स्टेशन पर जब व्यक्ति पहुंचता है उसका वहां पर रैट टेस्ट किया जाता है, रैट में वो पॉजिटिव आता है, उसे होम आइसोलेट किया जाता है और जैसे ही वो घर जाता है उसी के घर का एक सदस्य भी पॉजिटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट का भी एक रिस्क बना हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और
2 मामले आने के बाद भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है प्रशासन ने। इससे पहले आप देखते थे कि 5 से 6 केस आते थे तो तब उसके बाद जाकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, लेकिन अब 2 केसेस पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं तीसरी लहर आ ना जाए उसको लेकर हमें पहले ही पूरी तरह से प्रिकॉशंस बरतने हैं। हमें पब्लिक प्लेस पर जाने से पहले मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और 2 गज की दूरी का पालन भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की एक धारणा जो है वो बदल चुकी है। लोगों को दिमाग में ये चल रहा है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी थी ही नहीं और बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर लोग जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर बिना मास्क के आपको नजर आ रहे हैं। और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, चालान उन लोगों के काट रही है, लेकिन चालान काटने में कोई जरिया नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी है ताकि हम इस कोविड को किसी तरह से हरा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड हमारे अभी बीच में है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और जो हम बात कर रहे थे, हमने ही वो अपडेट किया कि जिला सांबा कोविड फ्री हो चुका है, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जिला सांबा में दोबारा से कोविड ने दस्तक दी और एक नया माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी यहां पर बन चुका है, जो कि सांबा जिला का बाड़ा गांव है, जो कि विजयपुर तहसील के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमें पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, हमें प्रिकॉशंस पूरी तरह से बरतने हैं। और जो डॉक्टर, जो विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, कभी भी आ सकती है, उसको लेकर हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना है, सचेत रहना है और हमें प्रिकॉशंस बरतने हैं। तो ये बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है कि एक और कोविड का जो मामला, यानी 2 मामले यहां कोविड के जो सामने आए हैं, उसी के चलते यहां पर एक नया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है जिला प्रशासन सांबा ने। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रियों का दौरा यहां पर शुरू करवाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी पार्टी पूरी तरह से अपनी कवायद तेज करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि वो बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है जब तक धारा 370 को बहाल नहीं किया जाता, वापसी नहीं होती। लेकिन पीडीपी पार्टी फिर भी चुनाव यहां पर लड़ेगी और उसी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती ग्राउंड पर डटी हुई हैं। और उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से पीडीपी पार्टी एक एक करके बिखरती हुई नजर आई है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अब कवायद तेज कर दी है और आम लोगों से भी वो अपील करती हुई नजर आई कि एकजुट होकर पीडीपी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करने में सहयोग किया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खेमे में ये गेंद जाती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर कोई मुद्दा जो है वो यहाँ पर विकास का चुनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कितना विकास होगा ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।